नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। तो आज है हमारा सेशन नंबर 94 और जो टॉपिक है हमारा वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल पॉलिसीज इन इंडिया। तो भारत का ही हम एग्रीकल्चर और रूरल पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। रिलेटेड है हमारा एग्रीकल्चर रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन से। इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसानों की इनकम लो क्यों है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि सालों से जो है हम इसमें काम करते आ रहे हैं। सालों से उनके लिए कोई कोई नई स्कीम लॉन्च होते हुए आ रही है, यानी उनकी हालत को सुधारने के लिए हर प्रयास सभी गवर्नमेंट ने किया है। जो जो गवर्नमेंट अभी तक बनी है आज़ादी के काल से, उन सब ने कुछ ना कुछ प्रयास उनके लिए किया है। तो उसके बारे में जानेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ब्रीफ ओवरव्यू। क्या है ब्रीफ ओवरव्यू, पहले समझते हैं। बंगाल में एक फेमिन आया था 1943 में। उसके बाद लगातार जो खाद्यान्न की जो कमियां थी वो कम होती चली गई और फूड इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, जिसके कारण जो आज़ादी के वक्त जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके दिमाग में ये बात आ गई थी फूड शॉर्टेजेस को लेके। तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव बना इंडियन पॉलिसी मेकर्स का आज़ादी के बाद कि सबसे पहले तो भाई हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में। यह आज़ादी के समय से ही जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उनके दिमाग में ये बात थी, क्योंकि उन्होंने बंगाल का फैमिन देखा था 1943 का, राइट, जिसमें विंस्टन चर्चिल नाम का जो इंसान था उसने ही सारी करामात की थी, वरना तो ये इसमें जो लोग मारे गए थे वो बचे जा सकते हैं, ऐसा हिस्ट्री हमें बताती है, राइट। आप सभी को मालूम है कि जो पंडित नेहरू थे वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया जिसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। क्या था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच? इस अप्रोच के तहत उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, फार्म एंड सर्विस कोऑपरेटिव्स को सुधारा। तो ये था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, लैंड रिफॉर्म्स करना वगैरह वगैरह। 1960 के दशक तक आते आते क्या हो गया कि ये अप्रोच जो थी सरकार की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वो बुरी तरीके से फ्लॉप रही। और ये हो गया कि 1960 में पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी धीरे धीरे, लेकिन फूड शॉर्टेजेस जो थी वो और बढ़ गई, खाने की कमी और हो गई, जिसके कारण अमेरिका से हमें जो खाना था वो मंगाना पड़ा था। इंपोर्ट करते थे हम लोग फूड ग्रेन्स अमेरिका से। नेहरू जी के बाद आए शास्त्री जी। हालत इतनी खराब थी, फिर बीच में युद्ध भी हुआ 1962 और 1965। तो शास्त्री जी को ये बोलना पड़ गया पूरे देश से, उन्होंने जब देश को संबोधित किया कि कम से कम एक वक्त के लिए आपको अपना जो खाना है वो छोड़ना पड़ेगा हफ्ते भर, राइट। ये उन्होंने देश के सामने संबोधित किया, रेडियो पे संबोधित किया उन्होंने, शास्त्री जी ने। उनके बाद आए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जी ने, यहाँ पर इंदिरा आएगा आफ्टर शास्त्री जी, दिस इज इंदिरा। इंदिरा गांधी केम और उन्होंने एक बहुत वर्चुअल एक ह्यूमिलिएशन झेला यूएस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन के हाथों, क्योंकि डिपेंड होना पड़ रहा था ना हमें अमेरिका पे फूड एड के लिए, राइट। वहां से हम इंपोर्ट करते थे। तो जॉनसन ने कसम खा रखी थी कि वो एक पॉलिसी अपनाएगा भारत को लेकर फूड ग्रेन रिलेटेड में, दैट इज शिप टू माउथ पॉलिसी। क्या था शिप टू माउथ पॉलिसी? शिप टू माउथ पॉलिसी का मतलब था वो अपने जहाज जो खाद्यान्न से लदे हुए हैं, फूड ग्रेन से लदे हुए हैं, वो तभी रिलीज करेगा जब भारत में जो फूड शॉर्टेज है वो एक डेस्परेशन लेवल तक आ जाएगी, तब वो रिलीज करेगा। शिप टू माउथ पॉलिसी मतलब ये एक तरीके से आपको एक भीख देने वाली बात हो गई। तो इस तरीके का ह्यूमिलिएशन इंदिरा गांधी ने झेला। क्यों कर रहा था अमेरिका? क्यों लिंडन जॉनसन ऐसा कर रहे थे? बिकॉज जो वियतनाम वॉर उस वक्त चल रहा था, वियतनाम वॉर पे भारत ने यूएस को सपोर्ट नहीं किया था। तो इसी वजह से लिंडन बी जॉनसन ने ये शिप टू माउथ पॉलिसी का रास्ता अपनाया। फिर बाद में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे अगले जो प्रेसिडेंट बने वो भी रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर के साथ, जिनका पाकिस्तान जो मतलब प्रो पाकिस्तानी थे, एक तरीके से थोड़ा सा एंटी इंडिया भी थे, ऐसा कुछ किताबों में लिखा भी गया है, राइट। तो दिस काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन मेड इंदिरा गांधी टू वो दैट इंडिया विल नाउ बिकम सेल्फ रिलायंट इन फूड प्रोडक्शन एंड नो इंडियन लीडर वुड एवर हैव टू बैक फॉर एड अगेन। तो इंदिरा गांधी जी को मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने कसम खाई कि अब हम भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, फूड प्रोडक्शन में इंपोर्ट नहीं करेंगे। और कोई भी भविष्य का भारतीय नेता इस तरीके से
अमेरिका से खाना नहीं मांगेगा, भीख में तो नहीं मांगेगा एटलीस्ट। और उस वक्त बाय दिस टाइम इंडिया ने अपने इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस को थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज करके उसमें टेक्नोलॉजी मिलाया, उसमें साथ ही साथ रीन्यूमरेटेड प्राइसेस फॉर फार्मर्स भी इंक्लूड किया, और उसके कारण क्या हुआ कि एक नई चीज पैदा हुई और दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत ग्रीन रेवोल्यूशन में एंटर कर गया, एंड ऑल द थैंक्स टू हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। साथ ही साथ ये बताइए कि हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स को रिकमेंड किसने किया था, उस बंदे का नाम आप मुझे बताइए। और उसका रिजल्ट ये रहा कि 1900 दशक तक आते आते भारत का जो फूड ग्रेन इंपोर्ट था वो बिल्कुल ड्रॉप होके जीरो हो गया। और अकॉर्डिंगली ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इम्प्रेसिव एरे ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और साल दर साल जो सरकार थी उन्होंने इस पे काम किया, साथ ही साथ बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए रूरल पॉपुलेशन को लेके। मैं यहाँ रूरल पॉपुलेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी पब्लिक पॉलिसी डिस्कशन में एग्रीकल्चर में एक चीज अज्यूम की जाती है कि ये जो सेक्टर है इट इज सिनोनिमस विद द रूरल इकोनॉमी, राइट। और ये कुछ हद तक सही भी है। दिस मे हैव बीन अप्रोक्सीमेटली ट्रू ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद नहीं, राइट। 1977 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको अलग से थोड़ा सा इसमें अगर फैक्ट बताऊं तो 1977 की अगर हम बात करें, विच इज द अर्लीस्ट ईयर फॉर विच सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट शेयर्स आर रेडिली अवेलेबल, क्योंकि उसी वक्त सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट्स के जो डेटास थे वो वहाँ अवेलेबल हुए थे। उससे पहले तो उतने सही तरीके से अवेलेबल नहीं माने जाते थे। सारा काम जो था वो प्री डिजिटल एरा था, 1990 तक ही भी के 1990 से पहले ही सारा प्री डिजिटल एरा था। लेकिन 77 में जो फिगर्स आते हैं सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट शेयर्स के, वो सबसे अर्ली माने जाते हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर का मेल वर्कफोर्स, जो मेल वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में रूरल एरिया में, वो 80.6% था, वाइल फीमेल के लिए यही चीज 88.1% थी। समझ रहे हैं आप। तो 1977 में रूरल पॉपुलेशन के अंदर मेल वर्कफोर्स जो है वो 80% है, 80.5%, जबकि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो है 88.6%। लेकिन 1993 में ये गिर के हो जाता है 74.1%, और ये हो जाता है 86%। रफली मोटा मोटा यहीं के आसपास फिगर माना जाता है। ये 1993 का है। और 2017 के अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उनका ये कहना है कि मेल के लिए ये हो जाता है 55% और फीमेल के लिए ये हो जाता है 73%। मतलब लोग इसमें से शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उतने स्पीड से नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत बड़ी आबादी जो है इसमें रुकी हुई है, राइट। और जो इसका कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बहुत कम है, अराउंड 14% 15% के आसपास है। लेकिन अभी भी मेजोरिटी, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयमेंट सीकिंग, वो इसी में ठहरी हुई है, एग्रीकल्चर में ठहरी हुई है। चाहे आप मेल वर्कफोर्स की बात करें, चाहे आप वुमेन वर्कफोर्स की बात करें। अब बहुत सालों दर साल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए, प्रोग्राम्स लॉन्च किए, तो आइए उन सभी प्रोग्राम्स पे एक नजर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला मेजर प्रोग्राम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें गेहूं और चावल मतलब सब्सिडाइज रेट पे देने की बात की गई पीडीएस दुकानों से। फिर आया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट की आपको मालूम ही है कि एक मैसिव प्रोग्राम चलता है अंडर विच इट बाइज अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ व्हीट एंड राइस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो यहाँ भी व्हीट एंड राइस के लिए ज्यादातर है, विच आर सेट वेल अबव करस्पॉन्डिंग प्राइसेस, राइट। इसके बाद आपके लिए आया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये भी एक तरीके का मतलब रोजगार को जनरेट करने का एक वादा था रूरल पॉपुलेशन में। फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है भारत के अंदर, जिसमें से फार्मर्स जो हैं वो यूरिया खरीद सकते हैं प्री स्पेसिफाइड बिलो मार्केट रेट पर। 2017 में यही सब्सिडी अमाउंट 700 बिलियन रुपए हो गया था, राइट। और बहुत सारे जो किसान हैं बहुत सारे राज्यों में उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, और सेपरेट एक स्कीम भी है जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस को लेके है, टू फार्मर्स एट हाईली सब्सिडाइज प्रीमियम्स। तो ये सारे सपोर्ट दिए हुए हैं। उज्ज्वला योजना है। हट के अगर थोड़ा और बात करें तो पीएम ग्रामीण सड़क योजना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है, वेरियस इरिगेशन स्कीम्स हैं,
व्हाइट रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन हैं। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है और ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये बताइए। नेशनल एजुकेशन मिशन है, फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरिया है, फार्म लोन वेविंग स्कीम्स है एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सचेकर। तो ये सारे मेजर मेजर प्रोग्राम्स जो हैं किसानों के हित के लिए, रूरल इकोनॉमी के हित के लिए, रूरल पीपल के हित के लिए सालों दर साल जो है गवर्नमेंट लॉन्च करते हुए आ रही है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल हमारे जहन में रहता है और वो सवाल है ये, वाई फार्मर इनकम इज लो, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि यही वजह है ना, आज आप जो प्रोटेस्ट किसानों का देख रहे हैं तो उसमें एक बड़ी कॉमन लाइन आ रही है कि किसान देश के अन्नदाता हैं, लेकिन इनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है, इनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और इसी को लेकर ही गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन भी सेट किया है कि डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना। तो सारा मामला जो है वो किसानों की आय पे है कि ये इनकी आय इनकी लो क्यों है। इसके दो कारण हैं, आइए उन कारणों को समझते हैं। राइट, इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। इसके आगे, क्योंकि हमने पीछे भी ब्रीफ ओवरव्यू की बात की है, ये जो लेक्चर है ये जो है ये आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स बताने के लिए मैं लेके आया हूँ। कुछ डेटाज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, आप मुझसे उस पर सहमत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने किताबों से पढ़ के, वेरियस वेरियस बुक से कलेक्ट करके मैंने उठाई हैं। तो इसमें मेरा कोई अपना इंडिविजुअल इसमें इंसाइट नहीं है, मेरा अपना कोई मानना नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक को कोई भी साइड लेना गलत है। आपको जो सही लग रहा है, आप अगर इसमें विश्वास रखते हैं कि इनकी जो इनकम है इसी वजह से लो है, तो अच्छी बात है। आप असहमत भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई इससे आपत्ति है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं हम सॉरी, आई लाइक टू डिसएग्री विद यू, दीज आर माई ओपिनियंस एंड दीज आर द रीजंस दैट व्हाई फार्मर इनकम इज लो। या फिर आप कुछ एडिशनल चीजें और ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि यहां से मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाऊंगा इसमें लेके। तो भागना नहीं है, पहली बात सुनना है ध्यान से, समझते हैं व्हाई फार्मर्स इनकम इज लो। सबसे पहला, राइजिंग पर कैपिटा income led to declining share of agriculture in GDP, which led to declining of employment in agriculture। अब होगा क्या, जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ना, ये ट्रेंड देखा गया सिर्फ भारत के सापेक्ष में ही नहीं, और भी जो जितने भी देश हैं उन सभी के सापेक्ष में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, तो जहां जहां पर कैपिटा इनकम राइज हुआ है वहां पर जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो घटा है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो भी घटी है। जैसे कि आप ये पहला टेबल देखिए। राइट, अब इस पहले टेबल में आपको दिख रहा है एक 1990 है, एक 2017 और यहाँ देशों के नाम है। दिस परसेंटेज टेल्स अबाउट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। चाइना की अगर हम बात करें, चीन की अगर हम बात करें, तो 1990 में उनका एग्रीकल्चर का जो शेयर था जीडीपी में 27% था, 2017 में आके क्या हो गया 8%। पर कैपिटा इनकम वहां राइज हुई है। साउथ कोरिया में तो पहले से ही वो तो थे ही, 8% था पहले से और अब होके बच गया है 2%। वियतनाम में 39% था और अब बच गया है 15%। फ्रांस में 1.5% है अभी के आसपास में, जापान में 1% है, यूएसए में 1% है, यूके में 0.5% है। ये सारे जो फिगर्स लिए गए हैं ये सारे के सारे सीएसओ के डेटा के फिगर्स हैं। राइट, नेक्स्ट टेबल अगर हम देखें तो 1950 से 2017 तक के दशक के बारे में दिखाई देता है। इसमें ये जो आंकड़े लिखे गए हैं, दीज आर द ग्रोथ रेट्स, परसेंटेज ही है, ये ग्रोथ रेट्स है कि एग्रीकल्चर में 1950 से 1980 में 2.1% की ग्रोथ रेट हुई, इंडस्ट्री में 5.4% की हुई, सर्विसेज में 4.5% की हुई, और टोटल ऑल ओवरऑल जीडीपी में 3.5%, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है। राइट, हिंदू ग्रोथ रेट 3%, मतलब 4% से नीचे, 3% से नीचे की ग्रोथ को हिंदू रेट कहा जाता है, हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है। 1980 से 2000 के बीच आप देखें तो एग्रीकल्चर एकदम से इसमें ग्रोथ रेट में तेजी आई, 3.8% बना। ये तेजी क्यों आई? दिस एक्सेलरेशन इज एग्रीकल्चर इन द सेकेंड पीरियड इज द रीजन बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण ये आपको यहाँ पे तेजी दिखाई दी है, लेकिन ये मोमेंटम आगे बना रहा? नहीं बना रहा। ग्रोथ रेट जो था वो दोबारा कम हो गया, फिर और कम हो गया। जबकि यहाँ के आंकड़ों पे हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा से बढ़े, सर्विसेज ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया और 7.1% था 2000 से 2017 के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट,
और वो ओवरऑल अगर हम देखें 1950 से 2017 के बीच तो 5.1% का बनता है ग्रोथ रेट ओवरऑल पे अगर हम बात करें तो वो जो आप सडन जो इस सेकंड पीरियड में जो आप सडन जो इंक्रीज दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण है, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा आगे आगे जो है वो बाद में उठेगा। और इसके बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन डाइवर्जेंस बहुत आ गया एग्रीकल्चर और प्लस में सारे सेक्टर्स को मिला के। मगर अगर मैं एक रफली ग्राफ बनाऊं तो अगर ये आपका एग्रीकल्चर जा रहा है, हल्का हल्का ग्रोथ तो हो ही रहा है, हम जीरो पे तो है ही नहीं, तो ये दूसरा ग्राफ जा रहा है। और ये जो डाइवर्जेंस आप देख रहे हैं ये है सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर, और ये है तीनों आपके तीनों सेक्टर्स, दैट इज एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है और सर्विसेज भी है, राइट। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया इसके कारण। तो ये पहला रीजन है कि अगर पर कैपिटा इनकम देश की बढ़ती गई तो एक तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो घटेगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर घटेगी, जिसके कारण जो आय है उनकी वो घटती हुई नजर आएगी, वो बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी, टेक्निकल रूप से वो बढ़ेगी ही नहीं, राइट। और अगर किसान बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, जो मतलब जो छोटे किसानों से, क्योंकि लार्जली 86% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया, अगर उनमें से कुछ किसान बहुत अच्छी तरक्की भी कर रहे हैं, मान लेते हैं कुछ किसान बहुत बड़े किसान बन गए, तो वो कुछ वक्त के बाद फिर वो सेक्टर भी छोड़ने की हालत में आ जाते हैं कि वो एग्रीकल्चर छोड़कर, अगर उनको उसमें मुनाफा नहीं मिल रहा है तो वो साइडवेज कुछ और भी करने लगते हैं, वो इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं, सर्विसेज में चले जाते हैं। तो ये होता है राइजिंग पर कैपिटा इनकम के कारण। थोड़े से और फिगर देखते हैं, शेयर इन जीडीपी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है 1987-88 में 30% शेयर था, जो 2017 में उठ के कितना हो गया 14.8%। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बढ़ा है, सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में ही बढ़ा है, 50% से 61% पे आ गए हम। वर्कफोर्स अगर हम देखें कि इसमें कितने लोग हैं, तो पहले 66% थे, अब 44.1% है। इंडस्ट्री में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है 22.1 से 42.7% पे यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है, राइट। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो जिस हिसाब से 30% से यहाँ पर 15% के नीचे आ गया, मतलब मोर देन 50% यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में, जबकि इनके वर्कफोर्स को आप देखिए, ये मोर देन 50% तो हुआ ही नहीं है, 66% से 44.1% हुआ है। और ये भी कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये भी जो डिक्लाइन आ रहा है वर्कफोर्स में, ये ड्यू टू द प्रेसिपिटस फॉल इन फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है, दैट्स वाई शेयर इन वर्कफोर्स वो भी कम हो गया है एग्रीकल्चर में। हालांकि अगर वो नहीं हुआ होता तो रफली जो है ये 50% के आसपास ही ये आंकड़ा रहता, क्योंकि दूसरे और ऑप्शंस खुलते हैं तो लोग उस तरफ पलायन करना चाहते हैं ना। कोई चीज जैसे शुरुआत से चली आ रही है तो वो ट्रेडिशनल चीज जो चली आ रही है वो अब ट्रेडिशनल नहीं रहेगी, धीरे धीरे बदलती भी चली जाएगी, इवॉल्व होती चली जाएगी। नई जनरेशन को शायद एग्रीकल्चर में मजा ना आए तो वो पढ़ाई अगर कोई कर रहा है, जैसे किसान का कोई बेटा है, अगर वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है और इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, तो वो जा सकता है अगर वो सही तरीके से अपने आप को सही पाथ पे लेके चल रहा है तो ये सारी जो है कुछ डेटाज हैं जिसपे हमने बात की, कैसे कैसे। देखिए आंकड़े बताने थोड़े से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इस आंकड़ों में कुछ राज छुपे हुए हैं, राइट। अब जैसे आप ये देख लीजिए 87 से 2017 में 50% से नीचे जो है एग्रीकल्चर का शेयर आ गया, इस दौरान आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी, शेयर इन वर्कफोर्स और घट गया, राइट। तो यही तो हमारा पहला था कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी डिक्लाइन होगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा, वर्कफोर्स डिक्लाइन हो गया ना, राइट। दूसरा जो मेजर कारण बताया जा रहा है टिनी लैंड होल्डिंग्स विद इन एग्रीकल्चर, ये दूसरा कारण बताया जा रहा है कि क्यों जो है हमारी जो वास्ट मेजोरिटी है फार्मर्स की उनकी इनकम लो है, बिकॉज वास्ट मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, जो कि छोटे छोटे खेतों पे कल्टीवेट करते हैं, और उनके जो छोटे छोटे खेत है वो और छोटे हो जाते हैं। वो और छोटे कैसे हो जाते हैं, मान लीजिए एक किसान के 4 बेटे, उस किसान का ये खेत, अब उन 4 बेटे के लिए वो 4 भागों में बट गया, अब उन 4 बेटों के 2 बेटे, तो ये दो भागों में बांट दिए, ये भागों में बांट दिए, ये 2 भागों में बांट दिए, ये 2 भागों में बांट दिए,
फिर उनके बेटे, तो साल दर साल क्या हुआ है, वो उसी खेत की ना वो और टीनियर होता चला गया है उसी खेत पर, साल दर साल ये हो रहा है। एज अ रिजल्ट दे हैव न्यूमरस डिसएडवांटेज, जिसके कारण बहुत सारा जो है उनको डिसएडवांटेज है। किस तरीके के, क्योंकि अगर जितना जो फार्म साइज है वो छोटा होगा, टिनी होगा, दे आर अनेबल टू यूज हाई कैपेसिटी मशीनरी and have restricted access to manifold cheaper credit from formal as opposed to informal sources। तो यहां से फिर एक इनफॉर्मल सोर्सेज को बढ़ावा मिलता है। अब कुछ एनालिस्ट का इसमें कहना है कि प्रॉफिट पर हेक्टेयर राइजेज एज फार्म साइज इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे खेती का जो टुकड़ा है अगर वो इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट पर हेक्टेयर भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लार्जर प्लॉट्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन स्मॉलर वंस, हैंस लार्ज फार्म्स एंजॉय क्रेडिट एडवांटेज एंड मोर मैकेनाइज्ड। तो इसलिए जो बड़े बड़े जो खेत हैं उसमें क्रेडिट एडवांटेज भी ज्यादा मिलता है और वो मैकेनाइज्ड भी ज्यादा रहते हैं। अब सैडली क्या है कि 86.2% ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया आर स्मॉलर देन 2 हेक्टेयर्स। 86% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, ये मैं आपको बोल ही रहा हूँ। साथ ही साथ उनकी जो लैंड होल्डिंग्स है वो 2 हेक्टेयर से कम है। अब अनसरप्राइजिंगली नियरली 80% ऑफ इंडियाज पुअर हाउस होल्ड रिमेन्स इन रूरल एरियाज एंड आर ओवरवेलमिंगली डिपेंड ऑन स्मॉल फार्म्स फॉर देयर लिविंग। तो अब छोटे छोटे फार्म्स पे वो आश्रित है, तो जिसके कारण उनकी आय बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि वो प्रॉफिट उसमें जनरेट कैसे करें, राइट। तो इसमें जो है कुछ इकोनॉमिस्ट जो एनालिस्ट है इसमें से बहुत सारे, जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट है, एंड्रू फोस्टर हो गए या मार्क रसन्सविग हो गए, तो इन सब का ये कहना है कि अगर साइज अगर आपका बड़ा है तो प्रॉफिट भी जो है वो आपको बड़ा मिलेगा। और इस वजह से जो किसान है उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है उतना, क्योंकि उनकी जो लैंडिंग है, उनकी जो लैंड होल्डिंग है, जो उनका फार्म साइज है, कल्टीवेबल एरिया है, वो और मतलब टीनियर होता चला जा रहा है, राइट। तो ये भी एक इसमें कारण है। अब नेक्स्ट क्या है कि सॉल्यूशंस क्या है फिर इसके, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या है कि हम, जैसे जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी कि 2022 तक भाई इनकी जो आय है उनको दुगनी करनी है, तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस दे रहे हैं, रैपिड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं ताकि इनकी जिंदगी में थोड़ी सी बदलाव आए, राइट। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तो बहुत आगे से चले आ रहे हैं, हम तो इंडिपेंडेंस एरा से हम देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा मिला नहीं है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, तो इसमें भी जो है वो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है भारत में, भारत के कृषि क्षेत्र में। सबसे पहला है कि या तो आप जो एग्रीकल्चर है उसमें ग्रोथ को एक्सेलरेट करो, राइट। अब इसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं कि जो लेटेस्ट जो डेटा ट्रेंड है, अगर इंडिपेंडेंस एरा से अगर हम देखें तो जो कृषि है वो 5% से ऊपर के आउटपुट पे ग्रो ही नहीं कर पाई है। एज पर द डेटा ट्रेंड्स इंडिया हैज नेवर ग्रोन फास्टर देन 4.5% ओवर लॉन्ग पीरियड्स। 1980 के डिकेड में भी जब क्या कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन था, उस वक्त भी इंडिया 4.4% एनुअली से ही ग्रो कर रहा था, डिस्पाइट ऑफ हैविंग ग्रीन रेवोल्यूशन। मोर देन 70% ऑफ रूरल एग्रीकल्चर फोर्स engaged in growing cereals, pulses and oil seeds। तो 70% से ज्यादा जो रूरल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है वो आपके cereals, pulses और oil seeds में है। India is already self-sufficient in most of these crops and additional output will have to be exported। तो हम तो सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। अब आप जो पैदावार करोगे वो एडिशनल आउटपुट है और उसको आप क्या करना पड़ेगा, उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब इस एक्सपोर्ट के सिनेरियो में 2 प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि India provides larger subsidies on these crops through MSP than what is allowed under WTO rules, which will face countervailing duties in importing nations। तो ये प्रॉब्लम झगड़ा चला हमारा WTO के साथ 2016 के बाद से, राइट। तो वहाँ से WTO के उसमें हमारा झगड़ा चला इन सब्सिडीज को लेके कि ये जो सारे जो हम भारत जो है विश्व में लार्जेस्ट सब्सिडीज देने वाले देशों में से है MSP के थ्रू, जितना WTO रूल्स के अंदर अलाउड है उससे भी ज़्यादा हम लोग देते हैं, जिसके कारण हमें क्या फेस करना पड़ेगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज फेस करनी पड़ेंगी इन इंपोर्टिंग नेशंस। अगर इस पे भी सरकार ने कुछ डिस्काउंट दे दिया, अपने ही खजाने से पैसा थोड़ा सा खाली कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट आप करोगे तो उसमें क्या होगा कि प्राइसेस जो हैं उसी कमोडिटी के, उसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वो डिक्लाइन होने लगेंगे। तो इस सिनेरियो में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला, क्योंकि वो WTO रूल्स के अंदर नहीं तो भारत को कुछ काउंटर वेलिंग ड्यूटीज फेस करनी पड़ेंगी। दूसरा, अगर इसको भी चलो फेस कर लिया, मान लो अपनी जेब से थोड़ा घाटा लगा भी लिया, तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करोगे आपकी प्राइसेस धड़ाम से गिरेंगी, तो कुछ फायदा तो होने जाना है नहीं, राइट। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ से कुछ उतना ज्यादा मिलना है नहीं।
ये है सारे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आपके जो ज्यादातर जो किसान हैं वो राइस और व्हीट की कल्टीवेशन में इंगेज हैं। अब इसमें क्या है, दिस विड इन्वॉल्व मूविंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स, क्योंकि राइस और व्हीट ट्रेडिशनल क्रॉप्स में काउंट किए जाते हैं। तो इससे हटके आप हाई वैल्यू क्रॉप्स में स्विच करें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि कॉटन या फिर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में आप स्विच कर जाएं। नाउ अब इस सॉल्यूशन में भी दो तरीके के सवाल उठते हैं, या कह लीजिए दो और दिक्कतें हैं। पहला तो यह है कि कितना डाइवर्सिफिकेशन फिजिबल होगा छोटे से समय में, कितना स्विच कर जाओगे आप। और अगर चलो मान लो स्विच कर भी गए, क्या उससे किसानों को कुछ बेनिफिट मिल सकेगा शॉर्ट स्पैन में? आंसर इज नो। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। डेटास तो यही बताते हैं, राइट। और अगर किसान स्विच भी कर गए तो जैसे कि पहले कुछ और उगा रहे थे, अब कुछ और उगाने लगे हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक माइंडसेट चेंज होता है, क्योंकि माइंड की एक आदत पड़ जाती है। जो पहले से करते आ रहे हैं, आप एकदम से सडन बोलेंगे कि नहीं अब ये कीजिए, तो क्या पता किसान का उसमें मन लगे ना लगे। वो सोचा नहीं यार, पहले तो मैं अच्छा यही खासा राइस और व्हीट की खेती कर रहा था, खामोखा ये मैं यहाँ आ गया, शुगर केन अब करने लग गया, ऑयल सीड्स करने लग गया, नॉन फूड क्रॉप्स को मैं प्रोड्यूस करने लग गया, तो गलत हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन तो सॉल्यूशन नहीं है। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ से भी आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसमें दो तरीके की और दिक्कतें हैं। तीसरा आपको क्या मिलता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, जो इस वक्त मुद्दा बना हुआ है, राइट। अभी ये जो 3 बिल जो सरकार लेके आई है, उसमें मंडियों को भी रिफॉर्म करने की बात की गई है। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है कि ऐसा नहीं है, पहले वाला ऑप्शन भी रखा जाएगा। जिनको पहले वाले ऑप्शंस के साथ चलना है वो पहले वाले ऑप्शंस के साथ चल सकते हैं, जिनको नए ऑप्शंस के साथ आना है वो नए ऑप्शंस के साथ आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। वाराणसी में उन्होंने ये स्पीच दिया था, ये उनका स्टेटमेंट था। अब क्या होगा वो तो देखेंगे बाद में। फार्मर्स करेंटली रिसीव अ रेदर स्मॉल शेयर ऑफ प्राइस पेड बाय द फाइनल कंज्यूमर। तो फार्मर जो है, किसान अपना सारा अनाज लेके मंडी जाता है, मंडी में उसको एक इंसान मिलता है, वो इंसान उसका सामान उतरवाता है, वो उसके सामान को फिर बिक्री लगवाता है, तुलवाता है, पैकिंग वगैरह सब कुछ वो इंसान करके फिर जो किसान रेट पे बायर को बेचा गया है या फिर साहूकार को बेचा गया है, ये सारी ट्रांजैक्शन वो करवाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड आया है वो ये आया है कि किसानों को बहुत ही स्मॉल शेयर प्राइस का दिया जाता है बाय द फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि थोड़ा कमीशन थोड़ा वो मिडल मैन भी ले लेता है। बट इन दिस मेथड ऑफ रिफॉर्म्स देयर आर टू लिमिटेशंस। लेकिन अगर आप मार्केटिंग रिफॉर्म्स अगर करोगे तो इसमें दो लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? कि पास्ट रिकॉर्ड के अगर हम देखें तो मार्केटिंग रिफॉर्म जो है वो बहुत पहले से किया गया, 2003 से किया गया, जब आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट बनाए गए थे सभी सभी स्टेट्स में। अब a large number of states have passed to reform their original APMC's acts but have not implemented them in reality। तो बहुत सारे राज्यों ने ये एक्ट कानून पास तो किए कि हाँ हम मंडी सुधारेंगे जिलों में, भारत के विभिन्न विभिन्न जिलों में मंडियां बनी हुई हैं, उनको रेगुलेट सरकारी महकमों द्वारा किया जाता है, राइट। लेकिन काफी सारे स्टेट्स ने उसमें कानून तो पास किया लेकिन रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। अब हुआ क्या कि जो प्रोग्रेस होनी थी वो लिमिट हो गई। तो जो पहला लिमिटेशन है वो यही है कि जो पिछले रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी ड्रामेटिक रिफॉर्म इमीडिएटली तो आएगा नहीं, चाहे आप कितना भी मार्केटिंग रिफॉर्म कर लो। शॉर्ट सॉल्यूशन। अब दूसरी लिमिटेशन क्या है कि आउटपुट पर वर्कर इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो। अब कृषि में ही जो आउटपुट है प्रति व्यक्ति की वो बहुत कम है। कितनी है? दैट इज पर वर्कर आउटपुट इन एग्रीकल्चर इज 1/3 ऑफ द पर वर्कर इकोनॉमी वाइड जीडीपी। और पर वर्कर इकोनॉमी वाइड जीडीपी वो बहुत ही कम है, तो ये फिगर तो और कम हो जाता है। क्यों कम है? क्योंकि स्किल्ड फोर्सेस आपके पास है नहीं। आप इंडस्ट्री में क्यों नहीं जा पा रहे हो? आपको सर्विसेज इंडस्ट्री क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है? जॉब में क्यों नहीं ले पा रही है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तभी ये सारे कार्यक्रम चलाए गए, स्किल इंडिया वगैरह, कि थोड़ा सा स्किल जनरेट किया जाए, क्योंकि आने वाला समय ही स्किल्स का है। लेकिन जो वर्कर आउटपुट है वो बहुत ही लो है भारत की इकोनॉमी वाइड पे, और एग्रीकल्चर में तो इसका 1/3 है, जो कि और कम हो जाती है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि आपकी जो आउटपुट पर वर्कर है इन एग्रीकल्चर में से वो बहुत लो है। तो अगर आपने एग्री मार्केट रिफॉर्म्स कर भी दिए और वो काम भी कर गया, तो ये एक लिमिटेशन रहेगा कि प्रोडक्टिविटी आप कैसे इंक्रीज करोगे।
वर्कर की, राइट। Hence GDP per worker in agriculture is truly small. Therefore, even if farmers receives entire price paid by final consumer, or rather in feasible proportion, since intermediation is essential to deliver the produce from farm gate to final consumer, it would be insufficient to help the farmer live a prosperous existence. तो तीनों ही जो solutions हैं अभी तक फिलहाल, जिसमें से सरकार ने सिर्फ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स पे ही अभी जोर दिया है, डाइवर्सिफिकेशन पे नहीं दिया है, क्योंकि उनका जोन नहीं है, ये किसान अपने आप तय करेंगे। एक्सीलरेटिंग ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये फिगर तो अपने आप ही आएगा कितना प्रोड्यूस हुआ है कितना नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो फिगर्स, ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये सारे के सारे किस तरीके से काम नहीं करेंगे ये मैंने आपको बताया है। आप इन सब चीज़ों में मुझसे असहमत भी हो सकते हैं। बहुत सारे वेरियस टेक्स्ट, वेरियस आर्टिकल्स, वेरियस बुक्स के थ्रू ये सारा तैयार किया गया है। डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट एनालिस्ट का इसमें ओपिनियन जोड़ा गया है, राइट। आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसका, कि फिर सॉल्यूशन है क्या। अब कई ऑथर्स का, कई एनालिस्ट का मानना है कि जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपकी जो वास्ट मेजोरिटी इसमें फंसी हुई है, 55% वर्कफोर्स है ना, मेल वर्कफोर्स, और ओवरऑल देखा जाए तो 44% है, 66% से 44% देखा था हमने, राइट। तो ये जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है और डोमिनेट कितना कर रहा है, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, ओनली अबाउट 14.4% इन जीडीपी। तो इसको कई एनालिस्ट का कहना है कि इनमें से काफी सारी पॉपुलेशन को माइग्रेट करने की जरूरत है। माइग्रेट कहाँ करेंगे वो? इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, सर्विसेज सेक्टर में, यहाँ पर आप इन्हें माइग्रेट करवाइए। जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन लो होगी, तो जो बचे हुए लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छा कर पाएंगे और दूसरों के लिए और रास्ते खुल पाएंगे, और उन दोनों का जीवन जो है थोड़ी तरीके से बेहतर हो सकेगा। ऐसा कुछ एनालिस्ट, कुछ ऑथर, कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्कर्स का मानना है, राइट। अब इसमें क्या सही है क्या गलत, अब ये जो विरोध हो रहा है इसमें जो, अगर इसकी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें, इन फार्म बिल्स की जो अभी प्रेजेंट किए गए हैं हाल ही में 2020 में जो 3 बिल लाए गए हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात की गई है वो ये की गई है कि स्टेट जो है वो इसलिए नाराज है केंद्र सरकार से कि ये जो एग्रीकल्चर का पूरा मुद्दा है ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। याद है हमने कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट किया हुआ है। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 14, 26 और 27, ये तीनों ही इनसे रिलेटेड हैं। अब फिर सरकार ने ऐसा किया क्या? सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने ऐसा कैसे कर दिया? जब ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है तो इसे पास कैसे कर गई, राइट? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 जो है कंकरेंट लिस्ट की, जिसमें दोनों का हक होता है, उसको सरकार ने इन्वोक किया। उसकी जो एंट्री नंबर 33 है उसमें ये दोनों ही जो है इनके बारे में जिक्र है, इनका जो प्रोविजन है वो एंट्री नंबर 33 से आता है। तो उस एंट्री नंबर 33 के हवाले से उन्होंने इन कानूनों को पारित कर दिया, राइट, जो उनके जोन में आ गया। क्योंकि राज्य सरकारें 2003 में एपीएमसी एक्ट बनी और लगातार उनसे उम्मीद की जा रही थी कि आप इनमें रिफॉर्म्स करोगे, लेकिन वो रिफॉर्म्स सही तरीके से हो नहीं पाए। बाद में कुछ सरकारों ने ई ऑक्शंस के थ्रू भी प्लान किया, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया। तो फिर जो केंद्र है उनको इस तरीके से कूदना पड़ा, राइट। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि क्या कूदना जरूरी था, स्टेट पे ही ये मामला छोड़ देते, वही देखते। स्टेट लिस्ट का मामला है तो स्टेट सरकारें जानती कि इनको डील कैसे करना है, आप इसमें क्यों भिड़ गए, राइट। तो ये काफी सारी बातें की जा रही है, तो मैंने इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल बता दिया कि सरकार ने ये किया कैसे, राइट। तो ये था आज का लेक्चर मेरी तरफ से। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताएं। दोबारा एक बार मैं सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ। ब्रीफ ओवरव्यू हमने देखा, इंडिपेंडेंस टाइम से क्या क्या था, मेजर प्रोग्राम्स देखे, वाई फार्मर इनकम इज लो, इसके 2 कारण मैंने बताए, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या है और वो किस तरीके से फिजिबल नहीं है ये भी मैंने बता दिया, राइट। आपका क्या व्यू है आप ज़रूर बताएं। आपको सेशन कैसा लगा ये भी बताएं। सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। एंड सम वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। अगला ही कुछ ऐसा सेशन जैसे कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, बिल्कुल ऐसा ही, जिसमें हम जानेंगे कि आज़ादी के समय से या आज़ादी के पहले से ही 1814 से ही बैंकिंग की क्या हालत थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।